हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी नॉन मेडिकल का जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ग्रेविटेशन, उसके ऊपर कुछ जो है बेसिक जो नॉलेज है वो जो है गेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज हुआ। तो प्रीवियस टाइम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है कुछ नेचुरल प्रोसेसेस, जैसे सन जो है हमारा क्या हो रहा था, ईस्ट से राइज होता है और सनसेट होता है वेस्ट में, ठीक है। तो डेली जो है ये प्रोसेस जो है चलती है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि सन जो है डेली जो है यही प्रोसीजर अपनाता है, तो अर्थ और सन के बीच जरूर कोई ना कोई रिलेशन है, या जरूर कोई ना कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। और अब आज हमें पता है कि वो फोर्स, वो कनेक्शन क्या है, ग्रेविटेशन। वो कनेक्शन है, ग्रेविटेशन की वजह से ही, ग्रेविटी की वजह से ही सन और अर्थ जो है ये इस तरह से जो है उनका जो है सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, ठीक है। या सन के अराउंड जो घूमते हैं अदर स्टार्स, अदर प्लैनेट्स, वो भी ग्रेविटी की वजह से ही वहां पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, वेस्टर्न साइंटिस्ट टॉलेमी ने जो है 2000 इयर्स एगो जो है इसके ऊपर जो है जानकारी दी थी। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसका कॉन्सेप्ट था कि ये जो सोलर सिस्टम में जो इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जो है क्या है कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, ठीक है। अर्थ जो है सेंटर में है और सन जो है उसके अराउंड जो है रोटेट कर रहा है। यानी उसकी जो अप्रोच थी वो थी जियोसेंट्रिक। जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड, इसी से वर्ड जियोग्राफी बना, ठीक है। तो उसकी जो अप्रोच थी वो थी जियोसेंट्रिक, मीन्स अर्थ को उसने सेंटर माना और उसने बोला सन और अदर जो भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। बट आज हमें पता है कि ये अप्रोच क्या थी, गलत थी, ठीक है। जो जो सही अप्रोच थी, जो सही करेक्ट थ्योरी जो दी थी, वो दी थी इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने, ठीक है। 500 एडी में इसने जो है ये अपनी थ्योरी प्रेजेंट की थी। उसने बोला कि जो सन है वो केंद्र है, वो सेंटर है इस सोलर सिस्टम में, और अर्थ और जो बाकी प्लैनेट्स है उसके चारों तरफ घूमते हैं। मींस उसकी जो अप्रोच थी उसको बोला गया हीलियोसेंट्रिक अप्रोच। हीलियो मींस सन, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। तो इसकी जो अप्रोच है वो वेस्टर्न साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज भी वो बुक्स में प्रेजेंट है जो उसने थ्योरीज दी थी, ठीक है। इसके बाद जो आगे जो एडवांसमेंट हुई इस फील्ड में, तो वो की थी कोपरनिकस ने, ठीक है। कोपरनिकस एक साइंटिस्ट था, ठीक है, 1473 के लगभग। इसने क्या किया, इसने भी सेम अप्रोच जो है वो प्रेजेंट की। यानी इसकी अप्रोच भी क्या थी, हीलियोसेंट्रिक। इसने भी बोला कि जो है सन ही जो है इस सिस्टम का केंद्र है या सेंटर है, ठीक है। और बाकी प्लैनेट जो है उसके चारों तरफ घूमते हैं, अराउंड सन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे जो चर्च थी, ठीक है, वहां की जो चर्च थी उसका धार्मिक मानना था कि अर्थ जो है सबसे बड़ी है चर्च का, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला अर्थ के चारों तरफ ही सब घूमते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कोपरनिकस के साथ जो है उसको जो है डेथ पेनल्टी तक दे दी, ठीक है। डेथ पेनल्टी इसको मिल गई थी इस सही अप्रोच की वजह से भी, ठीक है। क्योंकि चर्च वालों का मानना था कि जो अर्थ है वो केंद्र है, वो सेंटर है, और सोलर सिस्टम में बाकी सन और अदर प्लैनेट अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। तो कोपरनिकस का जो डिसाइपल था गैलीलियो, गैलीलियो ने भी यही अप्रोच जो है, उसकी भी अप्रोच थी, वो बहुत ज्यादा प्रभावित था कोपरनिकस से, तो उसने भी सेम अप्रोच, उसकी भी सेम अप्रोच थी। और उसने भी बोला कि हीलियोसेंट्रिक है, जो जो सन है वही केंद्र है, ठीक है। लेकिन उसका भी फिर क्या हुआ, चर्च के साथ वही झगड़ा फिर से हो गया। तो इस वजह से गैलीलियो को जो है
सजा से बचने के लिए उसको लिख के देना पड़ा कि हाँ जो है अर्थ ही जो है वो सेंटर है, ठीक है। लेकिन बेसिकली उसको पता था कि जो सन है वही जो है सेंटर है। उसकी जो थ्योरीज थी उसमें भी क्लियरली ये बात बताई गई है। उसके बाद जो एडवांसमेंट हुई उसमें एक साइंटिस्ट टाइको ब्राहे जो है एक फेमस साइंटिस्ट था उस टाइम, तो उसका जो है काफी ज्यादा योगदान है। 1546 से लेके 1601 तक इसने लगभग 30 सालों तक 30 इयर्स तक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की, एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की। 30 सालों तक इसने जो है अपनी एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च की। उसने क्या किया, स्टार्स की जो पोजीशन है कैसे वो डेली जो है उनकी पोजीशन को नोट करता गया, ठीक है। और उसने सारा उसमें देखा, कैलकुलेशंस की, ठीक है, कि कैसे जो है स्टार्स अपनी पोजीशन चेंज करता है, कब क्या पोजीशन है। वो सारी जो है 30 सालों तक उसने लगातार स्टडीज की। और उसकी इतनी ज्यादा रिसर्च की कि मतलब उस जो डायरीज थी वो उससे दो कमरे पूरे भर गए थे जो उसने उसमें कैलकुलेशंस और वो जो पोजीशंस लिखी थी उनकी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका क्या हो गया, देहांत हो गया जब वो कंक्लूड नहीं कर पाया अपनी रिसर्च को, ठीक है। लेकिन उसका जो डिसाइपल था केपलर, उसने क्या किया, उसने जो है उसकी जो भी लिखी गई रिसर्च थी उसके ऊपर जो है क्या किया, स्टडी की। 1-2 साल उसने उसके ऊपर स्टडी की, फिर उसने जो है फेमस केपलर लॉज ऑफ मोशन जो है प्रेजेंट किए, ठीक है। तो बेसिकली काम इसका था, लेकिन जो केपलर था उसने भी क्या किया, उन्हीं चीजों को जो उसने पहले ही रिसर्च कर रखी थी उन्हीं को स्टडी करके जो है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन प्रेजेंट किया। तो अब हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। तो केपलर ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर का जो पहला लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो केपलर ने क्या बोला कि सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, ठीक है। और उनका जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, ठीक है। उनका जो पाथ है, मूव करने का जो पाथ है, जो ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सर्कुलर नहीं है बल्कि एक अंडाकार शेप की तरह जो है वो, उसको बोलते हैं हम इलिप्स। ये जो फिगर बनी है यहाँ पे ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको बोलते हैं इलिप्स। तो उसने बोला कि सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमते तो हैं लेकिन कौन सी शेप बना के, सर्कुलर शेप नहीं बनाएंगे। वो कौन सी शेप में घूमेंगे, कौन से ऑर्बिट में वो घूमेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसका इलिप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इलिप्स में क्या होता है, दो एक्सिस जो है होती है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये छोटे वाली जो है आपकी माइनर एक्सिस। ये होगी मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक पॉइंट यहाँ, ये एक पॉइंट यहाँ, ये होते हैं इसके फोकस, F1 फोकस, F2 इलिप्स के, ठीक है। दो फोकस होते हैं बराबर डिस्टेंस पे, यहां से इसका डिस्टेंस भी बराबर और इसका भी डिस्टेंस बराबर, दो फोकस होते हैं, ठीक है। तो जो केपलर था, केपलर ने बोला कि सन के चारों तरफ जो है अर्थ या और प्लैनेट्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इलिप्स की तरह की शेप के ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। और सन कहाँ पे है, सन जो है इनमें से किसी एक फोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है। यानी सन जो है यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, उसने कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं बनाया कि सन फोकस इस फोकस पे होगा या इस फोकस पे।
उसने ये बोल दिया कि इनमें से किसी भी फोकस पे सन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी जो प्लेनेट है इस इलिप्टिकल पाथ में, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है घूम रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, क्योंकि इसने प्लैनेट्स के ऑर्बिट के बारे में बताया कि वो कैसे घूमते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन is in shape of an ellipse, ठीक है। And sun is at any one of the focus of the ellipse, किसी एक फोकस पे जो है आपका सन प्रेजेंट है, और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो क्या है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, या इलिप्स की शेप का ऑर्बिट बना के घूम रहे हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर का फर्स्ट लॉ, ठीक है। फिर आ गया सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है, लेट्स सन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोई प्लेनेट मान लो पहले यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसका हो गया रेडियस वेक्टर, ठीक है, दिस इज रेडियस वेक्टर। अब एक दिन के बाद प्लेनेट पहुंच गया यहाँ पे, आफ्टर वन डे, ठीक है, एक दिन के बाद प्लेनेट यहाँ पे पहुंच गया घूमता हुआ, और ये उसका रेडियस वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक रेडियस वेक्टर ने क्या किया, इतना एरिया जो है स्वीप किया, स्वीप मतलब इतना एरिया उसने कवर किया, या स्वेप्ट बोल देते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर R1 ले लो इसको, ठीक है। अब एट एनी टाइम जो प्लेनेट है हमने देखा कि यहाँ पे है, और एक दिन के बाद यहाँ पे होने के एक दिन के बाद यहाँ पे भी एक दिन का गैप है, प्लेनेट पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। इसका रेडियस वेक्टर ये है और इसका रेडियस वेक्टर ये बन गया, ठीक है। तो अब इसने एक दिन में कितना एरिया स्वेप्ट किया, ये कितना एरिया कवर किया, ये वाला एरिया कवर किया, ठीक है। तो जो केपलर था, केपलर ने क्या बोला, केपलर ने बोला कि एरिया स्वेप्ट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, ठीक है, एरिया स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब यहाँ पे भी एक दिन, यहाँ पे भी एक दिन, ठीक है। तो इसने जितना एरिया, इस रेडियस वेक्टर ने जितना एरिया स्वेप्ट किया R1 ने, ठीक है, तो किसके बराबर इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, जितना एरिया R2 रेडियस वेक्टर ने स्वेप्ट किया एक दिन में, ठीक है। कंडीशन क्या है कि टाइम जो है वो सेम होना चाहिए, एरिया स्वेप्ट जो किया है ना उसका टाइम जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये प्लेनेट जो है वेलोसिटी v1 के साथ जा रहा है, और ये प्लेनेट जो है वेलोसिटी v2 के साथ जो है मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिख लो, when planet moves in orbit, moves in an orbit, the radius vector sweeps equal, the radius vector sweeps equal area in equal interval of
टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो अगर ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अगर ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है, ठीक है, दिस इज ए ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप बन गई है, ठीक है। ये अगर बहुत कम है डिस्टेंस तो ये इसकी एक साइड होगी, ये दूसरी और ये तीसरी, तो इसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इस केस में एरिया क्या होगा और इस केस में एरिया क्या होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v1, तो v1 है ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो मतलब ये हो गया इसका बेस, ठीक है, और ये होगी इसकी अप्रोक्सीमेट हाइट, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये एरिया किसके बराबर होगा, जो इसने बनाया है एरिया, इसका भी वही होगा, हाफ इंटू बेस, इसका क्या है, इसकी वेलोसिटी v2 इसका बेस है यहाँ पे, v2 बेस इंटू ये इसकी हाइट होगी r2, ठीक है। तो ये हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, ठीक है। और यहां से हम बोल सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1, विच इंप्लाइज v इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है, क्योंकि उल्टा आ रहा है ना, देखो v1 अपॉन v2 की रेशियो क्या आ रही है, r2 और r1 के बराबर, तो इसका मतलब ये क्या होंगे आपस में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि जैसे ही जो रेडियस है, ठीक है, वो कम होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे रेडियस कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी वो ज्यादा फास्ट जो है वो मूव करना शुरू करेगा। और अगर उसका रेडियस ज्यादा हो गया तो ये वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी ज्यादा है, ये वेलोसिटी कम है, ठीक है। तो इनवर्सली का वही मतलब होता है, या रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक कम, या रेडियस कम है तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, केपलर लॉ का कंक्लूजन है, ठीक है, सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन है ये। अब हमने पढ़ा कि एरिया स्वेप्ट किया गया, जो भी एरिया स्वेप्ट किया गया, ठीक है, तो एक टर्म हम देख लेते हैं इसमें, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरिया स्वेप्ट बाय प्लैनेट, रेडियस वेक्टर ऑफ प्लैनेट इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर जो एरिया स्वेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ठीक है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। अब देखते हैं हम केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये जो लॉ है ये बोलता है कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम जो है प्लेनेट लेगा, ठीक है,
मान लो यहाँ पे आपका जो है सन है, ठीक है, तो ये प्लेनेट घूम रहा है उसके अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो यहाँ से घूमता हुआ फिर से यहाँ पे पहुंच गया, तो टाइम पीरियड टी आ गया उसका, एक वो टाइम कितना हुआ पूरा टी। तो उस टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस या क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। ये है केपलर्स का तीसरा नियम, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर। जितना टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर, प्लेनेट का जितना टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर लगाने का जो पीरियड हुआ टाइम पीरियड, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना उसका डिस्टेंस है इससे, सन से प्लेनेट का जितना डिस्टेंस है, ठीक है, उसके क्यूब के बराबर को बोलेंगे हम लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ a planet revolving around the sun is directly proportional to the cube of its distance from the sun, ठीक है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ कि मान लो जैसे दो प्लैनेट्स हैं, टू प्लैनेट्स का केस लेते हैं हम, तो एक का टाइम पीरियड T1 है, दूसरे का टाइम पीरियड T2 है, इसका डिस्टेंस जो है R1 है सन से और इसका डिस्टेंस R2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमारा क्या था, V और R इनवर्सली V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, उल्टा होता है ना, रेशियो जो है अपोजिट होती है, यहाँ पे रेशियो जो है सिमिलर होगी, T1 की रेशियो और R1 अपॉन R2 और T1 अपॉन T2 ये रेशियो सेम होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी प्लेनेट का सन से क्या डिस्टेंस है, अगर हमें टाइम पीरियड पता है उसके, ठीक है, और एक नोन प्लैनेट्स का हमें डिस्टेंस पता है सन से, तो हम किसी अननोन प्लैनेट का जो है डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कि कितना होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है कि हमें टाइम पीरियड जो है वो पता होने चाहिए दोनों प्लैनेट्स के, ठीक है। मान लो इस प्लैनेट का हमें टाइम पीरियड पता है, ठीक है, और इस प्लैनेट का भी टाइम पीरियड पता है, ठीक है, इसका हमें डिस्टेंस हमसे पता है लेकिन हमें इसका डिस्टेंस जो है पता नहीं है, तो R2 की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो these are the Kepler's law of motion, and बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज जो है केपलर ने ये दिए थे उस टाइम। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी कि कैसे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया और कैसे केपलर्स ने अपने ये इंपॉर्टेंट लॉ जो है ग्रेविटेशन के दिए।